Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रताप आपके अपने इस स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे और प्रीवियस कुछ क्लासेस में जो लेक्चर डाले गए थे उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स पर होगा, यानी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके से मध्य प्रदेश को बांटा जाता है, कितने उप प्रदेश होते हैं, कितने प्रदेशों के आधार पर इसको बांटने का काम किया जाता है, जो कि प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहां से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पुटअप जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र, इन प्राकृतिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटने का काम किया जाता है। तो देखिएगा, कई बार ऑप्शंस में आप लोगों को देखने को अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जैसे कि भाई बताइएगा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, यदि उसमें 3 ऑप्शंस में आपको मिलता है तो 3 लगाइएगा, यदि ऑप्शंस में 7 मिलेगा तो फिर 7 को लगाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से 3 और 7 दोनों के दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं आते और कहां पर सर्वमान्य डाटा को माना जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बांटने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग। उससे पहले आप लोगों के सामने एक ब्लैंक मैप दिखाई दे रहा होगा, इस ब्लैंक मैप को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कौन सा क्षेत्र हमारा स्थित होता है। तो देखिए, सबसे पहले 3 भागों में इसको बांटने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग, विभाजन। ठीक, इसी में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से इसको बांटने का काम किया गया है। तो देखो, सर्वप्रथम यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको 3 भागों में बांट लिया जाता है। पहला जो भाग होता है जिसको कि उत्तर क्षेत्र कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश, किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरे भाग को जाना जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तीसरा जो क्षेत्र होता है इसे जाना जाता है पूर्वी पठार या बघेलखंड के नाम से। तीसरा जो क्षेत्र होगा हमारा उसे कहा जाएगा पूर्वी पठार या बघेलखंड। इनको 3 भागों में बांट लिया जाता है। फिर से अगेन अपन बात करें तो इस क्षेत्र को यानी मध्य उच्च प्रदेश को फिर से कुछ भागों में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कौन सा क्षेत्र? मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा रहेगा? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा हमारा भाग जो होगा वह होगा मालवा का पठार। तीसरा जो रीजन होगा वह होगा बुंदेलखंड का पठार। चौथा जो भाग होगा वह होगा रीवा पन्ना का पठार। चौथा भाग जो होगा वह कौन सा होगा? रीवा पन्ना का पठार। पांचवा जो भाग इसी के अंतर्गत आता है वह होगा नर्मदा सोन घाटी। कौन सी होगी? नर्मदा सोन घाटी। दूसरा जो क्षेत्र होगा, जो क्षेत्र कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला, इस सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण किया जाता है वह नदियों के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें देखिएगा कौन कौन सी चीजें आती हैं हमारी। तो पहली होती है वर्धा,
दूसरी होती है ताप्ती, तीसरी यहां से बढ़ना होता है पेनगंगा, चौथी बढ़ना होता है देनवा, पांचवी बढ़ना होता है पूर्णा। ये जो सारी की सारी नदियां होती हैं, इन्हीं नदियों के माध्यम से, जैसे अपन बात करें वर्धा, ताप्ती, वेनगंगा, देनवा, पूर्णा, तवा और पेंच आदि, ये सारी की सारी नदियों के द्वारा इस सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की क्या की जाती है, निर्माण की जाती है। इसका निर्माण या इसका क्षेत्र बनाया जाता है। इसी के बाद हम बात करें पूर्वी पठार या बघेलखंड की, तो इसमें 3 प्रमुख जिले शामिल होते हैं हमारे। वो कौन कौन से होंगे? तो पहला आएगा शहडोल, दूसरा होगा उमरिया, तीसरा होगा अनूपपुर। इन 3 जिलों को शामिल करके हमारा क्षेत्र जो बटा होता है वो कहलाता है क्या? पूर्वी पठार या बघेलखंड। तो देखिए इन क्षेत्रों को मैं यहां पर मैप पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होगा इसको कहा जाएगा मध्य उच्च प्रदेश। ठीक, दूसरा जो क्षेत्र होगा यह कहलाता है हमारा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा जो क्षेत्र होगा यह कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। चौथा यह क्षेत्र कहलाएगा हमारा बघेलखंड। ठीक, पांचवा जो क्षेत्र होगा यह कहलाएगा हमारा मालवा का पठार। नीचे नर्मदा सोन घाटी। इसी के दक्षिण छोर पर चलें तो यहां पर होता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ये जो क्षेत्र होगा यह क्षेत्र कहलाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में? तो मध्य उच्च प्रदेश, जो कि हम बात करते हैं नीमच एवं आंशिक रूप से लगता है कहां से? मंदसौर। यानी मंदसौर को विभक्त करते हुए ये आगे की ओर बढ़ता है, जिसमें कि हमारा अशोकनगर क्षेत्र जो आता है वो भी कौन सा होता है? आंशिक रूप में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अपन बात करें किसके बारे में? एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में। तो इसका जो एरिया या क्षेत्रफल होता है वह होता है 32,896 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? इसका एरिया या क्षेत्रफल 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 3,08,252 किलोमीटर का टोटल का कितना होता है? तो 10.68%। टोटल का ये कितना होगा? 10.68%। ठीक, उसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड में रहेगा हमारा कितना एरिया? 23,733 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्र होगा इसका एरिया होगा कितना? एरिया 23,733 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरी बात करते हैं किसकी? बघेलखंड की। और बघेलखंड क्षेत्र का टोटल का कितना होता है या कितना उसका एरिया बनता है? तो इसका एरिया बनेगा 31,954 किलोमीटर। इसका एरिया कितना होगा? 31,954 किलोमीटर स्क्वायर। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 3,08,252 का यह कितना प्रतिशत हुआ करता था? तो 10.68%। उसी तरीके से 23,733 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ बुंदेलखंड, जो कि टोटल का कितना होता है? तो 7.70%। ये कितना होगा? 7.70%। उसी तरीके से हमारा बुंदेलखंड जो होगा वह कितना होगा? 7.70%। उसी तरीके से रीवा पन्ना का पठार, जो कि टोटल एरिया में कितने पर फैला हुआ है? 31,954 किलोमीटर पर, जो कि टोटल का कितना प्रतिशत होगा? तो 10.36%। कितना आएगा? 10.36%। उसी तरीके से हम बात करें नीचे की ओर आते हैं और हमारे लिए एक और क्षेत्र मिलता है जिसका नाम होता है मालवा का पठार। इसका जो एरिया या क्षेत्रफल होगा वह होगा 88,222
किलोमीटर स्क्वायर, यानी 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल का कितना प्रतिशत होगा? तो 28.62%। कितना होगा? 28.62%, जो कि कुल का 28.62% होता है। उसी के दक्षिण में, यानी मालवा के पठार के दक्षिण की ओर चलते हैं तो हमारे लिए एक संकीर्ण घाटी मिलती है, जो कि पूर्व की ओर काफी चौड़ी होती है। जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर आती जाती है, क्या करती है? जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर आती जाती है तो संकीर्ण यानी संकरी होती चली जाती है। इसका टोटल एरिया जो होता है वो होता है 86,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो टोटल का एरिया होगा वह होगा 86,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल का कितना प्रतिशत होगा? 26%। कितना होगा? 26% होता है। उसी तरीके से सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की अपन बात करें, इसकी सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की अपन बात करें और सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला का एरिया देखते हैं तो ये होता है कितना? 34,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 34,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 34,000 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल का 11% होता है, जो कि कितना होगा? टोटल का कितना होगा? 11%। उसी तरीके से बघेलखंड की अपन बात करें तो यह भी कुल का 7% होता है। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन सर्वप्रथम इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कौन सा हमारा? तो मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा भाग होता है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला। तीसरा भाग होता है हमारा पूर्वी पठार। ठीक उसी में सबसे पहले फिर इसको उप क्षेत्रों में बांटने का काम किया जाता है, उप प्रदेशों में बांटने का काम किया जाता है। और सर्वप्रथम हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। और उस मध्य उच्च प्रदेश में पहला आता है, मध्य उच्च प्रदेश में जो पहला निकल कर आता है हमारा वह कहलाता है मध्य भारत का पठार। क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार। ठीक मध्य भारत का पठार। दूसरा कहलाता है मालवा का पठार। तीसरा कहलाता है बुंदेलखंड का पठार। चौथा कहलाता है रीवा पन्ना का पठार। और यहाँ नेक्स्ट जो बनता है वो कहलाता है हमारा कौन सा? नर्मदा सौल घाटी। यानी 1 2 3 4 और 5, यानी मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांट लिया जाता है? 5 भागों में फिर से अगेन बांट लिया जाता है। ठीक है ना? इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और एक एक भाग को विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे कि वहां पर कौन सी नदियों के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है, इसके उत्तर में क्या होता है, दक्षिण में क्या होता है, इस क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, कौन सा जिला कितना प्रतिशत आता है, यदि वह जिला जो कि 2 भागों में बांटा जाता है वो कौन कौन से जिले होते हैं, ये सारी की सारी चीजों को हम आज देखते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले इन सारी चीजों को आप लोगों ने देख लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोस्ट करके वीडियो को अब लिख भी सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट मैं आगे बताता हूं कि सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहां से एक टॉपिक की जिसका नाम होगा मध्य भारत का पठार। ठीक है ना? तो सबसे पहले नोट डाउन करिएगा मध्य भारत का पठार। सबसे पहले हम लोगों ने डाला मध्य भारत का पठार। ठीक पहली चीज कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश की किस ओर स्थित है। सबसे पहले यहां से पूछा जाता है कि बताइएगा मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो डायरेक्शन होती है कौन सी होती है? उत्तर। ये नीचे की ओर दक्षिण, ये पूर्व और ये कौन सी? पश्चिम। ठीक है ना? तो अपन बात करें हमारा मध्य उच्च प्रदेश कौन से क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? पहली बात तो उत्तर में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर से इस तरफ की ओर आएंगे तो पश्चिम डायरेक्शन पड़ेगा और यहाँ की ओर भी ये क्या दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो पहला पॉइंट यहां से निकल कर आया, यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर है? यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइएगा मध्य भारत के पठार का ढाल कहां की ओर है। तो
तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो ढाल है वह उत्तरमुखी है। और आप लोगों ने यहां से यदि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया होगा तो बन रहा होगा कि इसका ढाल भी कहां की ओर होना चाहिए, तो बोले उत्तर मुखी होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहां पर अपन बात करें, दूसरा पॉइंट होता है क्या, इसके कुछ उपनाम क्या होंगे, इसके उपनाम होगा। तो देखिएगा इसके उपनाम की अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा मध्य उच्च प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहली चीज यहां की जो प्रमुख नदी होती है वो कौन सी होती है, चंबल। कौन सी होगी, चंबल होगी। इसीलिए इसे जाना जाता है चंबल उप आर्द्र प्रदेश के नाम से भी। किस नाम से, चंबल उप आर्द्र प्रदेश। ठीक, इसे जाना जाता है किस नाम से, चंबल उप आर्द्र प्रदेश। लेकिन हम लोगों ने एक चीज को और भी पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में सरसों का जो उत्पादन होता है, कहां पर, जो मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन जो होता है वो मैक्सिमम इसी चंबल क्षेत्र में पाया जाता है। और मैक्सिमम भी कहां पर, बोले मुरैना में। कहां पर, मुरैना में। इसीलिए इसे यानी मध्य भारत के पठार को सरसों की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। सरसों की डलिया, ठीक, इस नाम से सरसों की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आता है यहां से क्या, तो इसका आता है, पहला होगा उपनाम, दूसरा नोट डाउन करिएगा विस्तार। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो पहला चीज यहां से देखिएगा, ये है हमारा नीमच। कौन सा है, नीमच। यहां पर रहता है मंदसौर। क्या रहेगा, मंदसौर रहेगा। कल मैंने आपको लोकेशन बताई हुई थी, ठीक है ना। तो देखिएगा मंदसौर को ये काटते हुए आ रहा है, तो पहला मुझे जिला मिलेगा कौन सा, नीमच। कौन सा मिला, नीमच। दूसरा मुझे मिला कौन सा, मंदसौर। कौन सा मिला, मंदसौर मिला। मंदसौर को मैंने आंशिक रूप से काट दिया। क्या कर दिया, मंदसौर को मैंने आंशिक रूप से काट दिया। अब आज बात करता हूं कहां पर, यहां चलते हैं तो एक डायरेक्शन जिला और मिलेगा जिसका नाम होगा अशोकनगर। क्या होगा, अशोकनगर। यह अशोकनगर क्षेत्र भी कैसा आता है, इसमें आंशिक रूप में आता है। यानी इसका कुछ भाग कहां पर जाता है, मध्य भारत के पठार, और शेष भाग कहां चला जाता है, हमारा मालवा के पठार में। ठीक, दूसरा इसी के बाद और जो जिला होगा वो होगा कौन सा, गुना। गुना के बाद दूसरा अगला जिला होगा वो कौन सा होगा, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद शिवपुरी। शिवपुरी के बाद मुरैना। मुरैना के बाद भिंड, और भिंड के बाद कौन सा होगा, श्योपुर। यानी इन 9 जिलों के साथ बनेगा कौन सा, हमारा मध्य भारत का पठार। देखिएगा ये यहां पर होता है कौन सा, श्योपुर। श्योपुर से ही आगे हम लोगों ने कल देखा था, तो यहां पर होता है कौन सा, मुरैना। यहां जो जिला होता है वो कौन सा होगा, बुंदेलखंड। ठीक, कौन सा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र होगा। अब इस भिंड वाले जिले को भी मैं काटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें से कुछ भाग कहां की ओर चला जाता है, बुंदेलखंड की ओर। कहां की ओर चला जाएगा, बुंदेलखंड की ओर। तो ये भी कैसा होगा, यहाँ पर आंशिक रूप में आएगा। कैसा आएगा, आंशिक रूप में। इसी के नीचे की ओर स्थित होता है कौन सा जिला, ग्वालियर। यहीं पर स्थित होगा कौन सा, शिवपुरी। ठीक, और यहीं से नीचे की ओर आते हैं तो कौन सा बनेगा, गुना। यानी इसका विस्तार होगा नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और श्योपुर। इन जिलों में क्या फैला रहता है, इसका विस्तार फैला रहता है। अब आपने देखा कि इसका विस्तार की बात कर ली। अब इसके इर्द गिर्द यानी उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। मेंस की दृष्टि से ये लिखने के लिए पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। तो देखिएगा यहां पर अपन बात करें मध्य भारत के पठार की, मध्य भारत का पठार। ठीक, मैंने इसको पॉइंट हिट कर लिया। इसी के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की बात कर रहा हूं। कहां के, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की बात कर रहा हूं। तो देखिएगा यहां से आप लोग देखोगे कि यहां पर फैला रहता है उत्तर प्रदेश। ठीक, कौन सा,
उत्तर प्रदेश, और इस क्षेत्र के मैदान को गंगा यमुना का क्षेत्र का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गंगा यमुना के मैदान के नाम से। तो इसके उत्तर में, कहां पर? इसके उत्तर में जो क्षेत्र होगा वह होगा यमुना का मैदान। क्या होगा? यमुना का मैदान। ठीक। दक्षिण में आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि मध्य भारत के पठार के दक्षिण में हम लोगों को मिल रहा है कौन सा? मालवा। कौन सा मिल रहा है? मालवा। तो यहां पर आते हैं दक्षिण क्षेत्र पर, और दक्षिण में मिलेगा हमारे लिए मालवा। ठीक है ना। पूर्व की अपन बात करें तो पूर्व में, इसके पूर्व में क्या दिखाई दे रहा है? बुंदेलखंड। क्या दिखाई दे रहा है? ये है हमारा मध्य भारत का पठार, और इसके पूर्व में दिखाई दे रहा है क्या? बुंदेलखंड। ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है? बुंदेलखंड। और आपने देखा होगा कि इसके पश्चिम में सीधा का सीधा ये इसका पश्चिम डायरेक्शन है, और पश्चिम में ये जो क्षेत्र रहता है ये कहां पर विस्तृत होता है? राजस्थान। कहां पर होगा? राजस्थान। तो ये जो क्षेत्र लगेगा वो किसके साथ अपनी सीमा बनाएगा? राजस्थान के साथ। ठीक है ना। तो तीन चीजों को हम लोगों ने बारीकी से देखा। पहला क्षेत्र देखा इसका क्या? मध्य भारत का पठार। कहां पर है? तो उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका उपनाम चंबल उपाध्र प्रदेश या सरसों की डलिया के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी चीज हम लोगों ने देख लिया इसके विस्तार के बारे में कि नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, श्योपुर। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, और इसके पश्चिम में क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीएस पर कमांड आपको बनाना है, जनरल स्टडी या जीएस पर जितने भी कमांड हम लोगों को बनाना है, वो कहां से बनेगी? लिखने के माध्यम से। आपके खुद के अपने हाथ के नोट्स बनाइएगा और खुद से लिखते रहिएगा। ठीक है ना। तो देखिए आगे मैं इसको रफ कर रहा हूं, और रफ करने के बाद देखते हैं। ठीक है ना। देखो विस्तार आप लोगों ने देख लिया, इसका उपनाम आप लोगों ने देख लिया, ढलान और ढाल के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया। तो अब इसकी बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण जलज चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? जलज चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, यानी नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उनसे बनने वाले चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीज में कि भाई नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है, तो यहाँ पर मिट्टी जो होगी यानी मृदा जो होगी वो कैसी पाई जाएगी? तो बोले सर यहाँ जो मृदा या मिट्टी होगी, जो सॉइल होगी वो कैसी होगी? जलोढ़ मिट्टी। कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा जब मध्य प्रदेश की मिट्टी को पढ़ेंगे तो काफी डीप पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी यहां देख लीजिए कि मात्र एक क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहीं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक। दूसरी, अब इसमें नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है, तो नदियों कौन कौन सी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है वो और देख लेते हैं। ठीक है ना। तो नदी इस क्षेत्र की कौन सी होंगी? चंबल नदी। कौन सी होगी? चंबल व उसकी सहायक नदी। क्या होंगी? चंबल व उसकी सहायक नदी। देखिएगा चंबल एक अपने आप में काफी बड़ी नदी है, जिसका कि इंदौर के जानापाव पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है ना। यहां से निकलती हुई मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हुई चंबल किसमें मिल जाया करती है? यमुना में मिल जाया करती है। साथ ही साथ इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। जैसे अपन बात करें इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियों में, तो पहला नाम आता है पार्वती। ठीक है ना। दूसरा नाम आता है कौन सा? कूनू। क्या होगा? पहला नाम निकल कर आएगा पार्वती, दूसरा आएगा कूनू, जो कि तीसरा आएगा यहां पर बनास, जो कि कहां पर मिलेंगी? श्योपुर। ठीक है ना। कहां पर? श्योपुर। तीसरी अपन बात करें कि इसकी और कुछ सहायक नदी होती हैं, तो जैसे अपन बात करें आसन। कौन सी होगी? आसन। आसन के बाद अपन बात करें कौन सी होगी? शांख। कौन सी होगी? शांख। ये नदी कहां पर मिलेंगी? तो मुरैना। कहां पर होंगी ये? मुरैना में हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है ना।
इसके अलावा भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, जैसे अपन बात करें कौन सी, पहुज। कौन सी होगी, पहुज। इस बार ये सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि पहुज नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसी के बाद अपन बात करें कौन सी, नोन। कौन सी नदी, नोन, मुरार। ये जो नदियां होती हैं कहां पर मिलेगी हम लोगों को, ग्वालियर में देखने को मिलती है। कहां पर, ये ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो कि चंबल की ही कैसी होती हैं, सहायक नदियां होती हैं। तो इस क्षेत्र का जो निर्माण होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के माध्यम से होता है। जलोढ़ मिट्टी इसमें पाई जाती है। नदियां चंबल और उसकी सहायक नदियां होती हैं, पार्वती, कूनो, बनास, आसन, सात, पहुज, नौन और मुरार नदी क्या होती हैं, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां होती है। तो ग्वालियर में एक और नदी देखने को मिलती है जिसका नाम होता है स्वर्ण रेखा। क्या होगी, स्वर्ण रेखा, ठीक है ना। ये प्रमुख क्या होती है, इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। फिर इसके बाद अपन बात करें कि भाई मिट्टी की बात कर ली, नदियों की बात कर ली, तो इसके कुछ फिर क्षेत्र जो होगा, जैसे अपन बात करें क्या, कृषि। इसकी बात करें, कृषि की बात करें तो देखिएगा इसमें कौन कौन सी कृषि होती है, किस चीज की का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कृषि या एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, कृषि के बारे में, और सबसे पहले नाम निकल कर आता है किसका, सरसों। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहां पर, मुरैना। फिर इसके बाद अपन बात करें किसकी, मूंगफली। इसकी मूंगफली, इसी मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहां पर, शिवपुरी। कहां पर किया जाता है, शिवपुरी। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, अफीम। अफीम का जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है मंदसौर। कहां पर किया जाएगा, मंदसौर, ठीक है ना। तो ये थी हमारा कौन सा, मध्य भारत का पठार। शेष इसी तरीके से आपको भाग आगे भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोगों की क्लासेस में जो होगा वो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि साइंस की क्लास होगी आप लोगों की, साथ में इसी के साथ आप लोगों को एक और क्लास देखने को मिलेगी जो कि साइंस का पहला इंट्रोडक्शन पर आधारित होगी, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.